जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार आप सभी को स्टडी IQ 4.0 में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और लगन से मेहनत कर रहे होंगे अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमारा बिहार सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, BPSSC का। तो इसी का हम लोग एक किरण पब्लिकेशन का सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस वर्क बुक्स है। तो इसी सेट को हम लोग लगाएंगे और इस किरण पब्लिकेशन से जितने भी इसमें सेट्स हैं दोस्तों, जितने भी इसमें ये सारे PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब सारे इसमें डाले हुए हैं। तो बिहार दरोगा के लिए अगर कोई सेट अगर है तो किरण पब्लिकेशन का ही सेट है और इस पे लोग काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस पे भरोसा जताते हैं और जो अभी बिहार सब इंस्पेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनका भी रिकमेंड्स यही है किरण पब्लिकेशन का। तो चलिए फिर हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं। आज हम चौथा सेट जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का वो हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का, वो है महामस्तकाभिषेक को जो एक बड़ी धार्मिक घटना है इससे संबंधित है और इसके लिए क्या किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा है, ये देखिए ये बोल रहा है कि महामस्तकाभिषेक जो है जो एक बहुत बड़ी धार्मिक घटना है तो इसमें संबंधित है और इसमें क्या किया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक जो है ये जैनियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों, समझ गए। ये किसका है? जैनियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, आप लोग याद रखिएगा, जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है, समझ गए। और वहाँ भगवान बाहुबली की जो है ये एक मूर्ति है, ऊंची मूर्ति है बहुत, तो उसके जो समक्ष अपार जो है ना, ये श्रद्धापूर्वक इस त्यौहार को आयोजन किया जाता है। और ये जो अंतिम बार जो त्यौहार मनाया गया था 2006 में मनाया गया था और अब यह त्यौहार 12 वर्षों बाद 2018 में मनाया गया। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाहुबली। क्या हो जाएगा? भगवान बाहुबली की जो ऊंची प्रतिमा है, तो महामस्तकाभिषेक जो है ये भगवान बाहुबली के लिए मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो इसकी जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, इसकी जो शौर्य गाथा है किस पे अंकित की गई है? तो ये देखिए, जो लौह स्तंभ पर पाया गया अभिलेख गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस में लिखा गया था दोस्तों? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, समझ गए। और जिसमें राजा चंद्र राजा की वीरता और इसको गुणों का वर्णन किया गया है इसमें। तो इस चंद्र राजा का पहचान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है दोस्तों? तो ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में की थी, आप लोगों को पता होगा। और इसमें ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त का जो उल्लेख किया गया है ना, सेंड्रोकोटस और भारतीय उपमहाद्वीप का मुक्तिदाता के नाम से भी इसको किया गया है, समझ गया। तो यूनानी क्षत्रप सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये हमारा जो सेंड्रोकोटस जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो मुगल सम्राट शासन काल में आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रानी जो एलिजाबेथ थी, वो प्रथम एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को एक चार्टर एक्ट दिया गया था। तो इसमें दिशा का व्यापार के विकास में कंपनी का एक अधिकार को जो है निर्धारित किया गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि डच कंपनियों के मसालों का व्यापार का एक अधिकार को समाप्त करना था। समझ गए? तो 4 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका। और ये देखिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो समाप्त करना था उस टाइम का जो ये था समय का, जो मुगल सम्राट था वो क्या था, जहांगीर का शासन था उस टाइम। तो इसमें जो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन 2 जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसका सही कलानुक्रम को चुनना है कि सही कलानुक्रम सीक्वेंस में किसका किसका है। तो साइमन कमीशन का जो आयोग है सॉरी दोस्तों, साइमन कमीशन ये भारतीय संविधान का जो है ना एक कार्य प्रणाली के रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने हेतु एक शाही संसदीय आयोग के रूप में आयोग की स्थापना 1927 में की गई थी। समझे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो नवंबर 1930 में हुआ था। नवंबर 1930 में हुआ था। ठीक है। और 1930 में हुआ था। और जनवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता, और 5 मार्च 1931 को कम्युनल अवार्ड्स, और 16 अगस्त को। तो ये आप देख लीजिए कि 5 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। साइमन कमीशन हो जाएगा, साइमन कमीशन, फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद हो जाएगा सामुदायिक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया। तो भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया? तो 19 दिसंबर 1961 को हुई सैन्य कार्यवाही में भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया था। समझ गए? तो कब किया था? 1961 में किया था। तो हमारा 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1961। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो मॉन्टेग्यू जो सुधार कहलाता है दोस्तों, ये भारतीय औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में धीरे धीरे स्वयं शासित संस्थानों के प्रस्तुत करने के लिए पेश किए गए थे। तो सुधारों का जो तैयार हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था, तैयार हुआ था। और चेम्सफोर्ड के उल्लेखित किया गया था, और उसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इस हो जाएगा राइट आंसर, बी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का अधिनियम 1919 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो निरंकारी आंदोलन की जो स्थापना की थी दोस्तों, निरंकारी आंदोलन की स्थापना दयाल दास ने की थी, जो पेशावर में एक आधे सिख या आधे हिंदू समुदाय से संबंधित थे। ठीक है। तो आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बाबा दयाल सिंह। अब बाबा दयाल सिंह इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बाबा दयाल सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि 9 है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ये पहली बैठक हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। और इसका अंतिम सत्र जो था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। समझ गए? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो हुई थी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चला।
चलता था, 3 दिन में सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। लेकिन 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली में शुरू हुई। तो यह है दोस्तों, देखिए जो भारत का जो पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो सितंबर 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1959 में शुरू हुआ था और प्रारंभ में वह हफ्ते में 3 दिन चलता था। समझ गए? तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश की विदेशी नीति में ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा है? तो किस देश की विदेशी नीति में ट्रूमैन जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये ट्रू जो जुड़ा हुआ है ये अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है? अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ी हुई है, वो है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक किए हैं दोस्तों, पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ है भारत ने चीन के साथ हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? तो चीन के साथ किया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है दोस्तों? सर्विस बिफोर सेल्फ है, यानी स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो 14 का देखिए जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि निजता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार पे अभिन्न अंग है इसमें। समझ गए? तो 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो 4 है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है? तो दिल्ली को जो विधानसभा दी गई है दोस्तों ये दी गई है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा 69वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 16 नंबर है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधान शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का प्रतिवर्धन, परिवर्तन या निरस्त के रूप में संशोधन कर सकेगी। समझ गए? तो 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगी क्या? ऑप्शन 3, 368, अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार जो बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति सांसद के किसी स्थान पर भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होता है जब वो भारत का नागरिक हो और उससे राज्यसभा में स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है NHRC एक स्वतंत्र वैज्ञानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को प्रावधान के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी क्या है? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत के
किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु क्या है? तो भारत में किसी भी व्यक्ति के मतदान की जो आयु है दोस्तों, ये देख लीजिए, भारतीय संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि देश के हर वयस्क को अपना मत देने का अधिकार है। और ये जो कब हुआ, ये हुआ था 1998 तक। एक वयस्क भारतीय का मतलब 21 वर्ष के ऊपर की उम्र में एक भारतीय नागरिक था। लेकिन 1889 में संविधान के 61वें संशोधन में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि यह है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो भारत जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश पहला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय का आत्मा मानते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में है कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था दोस्तों, श्रीलंका स्वतंत्र आंदोलन एक अहिंसक राजनीतिक आंदोलन था, जिससे श्रीलंका पहले ब्रिटिश सिलोनों के नाम से जाना जाता था और इनको ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने की मांग की गई थी। तो श्रीलंका जो है 4 जनवरी 1948 को सिलोन डोमिनियन के रूप में स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी। तो कब की थी? तो 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 4 फरवरी को। तो आप लोग याद रखिएगा 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, का कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो इसका जो सही जोड़ा मेल नहीं खाता है दोस्तों, वो है टैंगा। जो टैगा का उत्तरी वन जो होता है ना, वो बोरियल फॉरेस्ट है या बर्फीले वन के रूप में भी जाना जाता है इसको। और यह एक जीवोम है और वायोम है, जिसे शंकु वृक्ष के वनों से पहचाना जाता है। समझ गए? तो ये जो 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन। टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है, आइडियल पृथ्वी की सतह पर विमान संचालित एक अकाल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। यह बोरिंग की खाड़ी प्रशांत की एक खाड़ी से होकर गुजरती है जो उत्तर के आर्कटिक तक फैली हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर में स्थूल रूप से 180 डिग्री देशांतर का अनुकरण करती है, लेकिन बाद में वह पथ में हटकर क्षेत्रों और द्वीप समूहों में होकर गुजर जाती है। तो हमारा जो 26 का राइट आंसर दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेरिंग की खाड़ी। क्या हो जाएगा? 26 की 3 हो जाएगा बेरिंग की खाड़ी। 27 देख लीजिए। 27 है दोस्तों कि झूमिंग का एक प्रकार है। तो झूमिंग का एक प्रकार क्या है? तो झूमिंग है कृषि भारत के
उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय समूहों द्वारा जंगलों को काटकर और जलाकर की जाए वाली कृषि का एक स्थानीय नाम है। तो 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा व्यापक कृषि, सॉरी स्थानांतरण कृषि। क्या हो जाएगा 27 का 3 हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। ये पेड़ों को काट के कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो जो सबसे बड़ा कोयला जो उत्पादक राज्य है वह है छत्तीसगढ़। प्रतिवर्ष 127.095 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। समझ गए? तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट्स स्थित है। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो स्थित है दोस्तों 29 का, वो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है कोरबा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो मार्च अप्रैल में जो कटाई नहीं होती है दोस्तों होती है चावल या धान। एक खरीफ फसल है। चावल जो है, धान एक खरीफ फसल है जिसकी वर्षा ऋतु के आधार पर इसको बोया जाता है। समझ गए? तो इसमें से मार्च अप्रैल में जो नहीं काटी जाती है दोस्तों वो है धान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का जो रण है वो किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है भारतीय जंगली गधा। गुजरात का कच्छ के रण क्षेत्र जो है एक खारा मरुस्थल है। तो जंगली गधा यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, जंगली गधा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो 32 देख लेते हैं कि ये जो बोल रहा है कि एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा मौसम प्रतिमान और वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक जलवायु चक्र है। ठीक है, जलवायु चक्र है। ये जो एल नीनो और भारतीय मानसून वर्षा का जो विलोम संबंध है, समझ गए? एल नीनो और भारतीय वर्षा मानसून का विश्व में विलोम संबंध है। तो हमारा जो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, एल नीनो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं एक रबी फसल है जिससे शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो आप इसी से जान लीजिए कि क्वेश्चन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चेक का कैंसिलेशन के पूरे हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो सॉरी, चेक का कैंसिलेशन किसके इस पे पूरे हस्ताक्षर किए जा सकता है? तो 34 का चेक का जो आहर्ता जो होता है, ड्रॉवर होता है जो ड्रॉ करता है, ये चेक पर अंकित समानांतर रेखाओं को रद्द कर सकता है। समझ गए? क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 32 जो है, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 34 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 2 आहर्ता। क्या हो जाएगा? आहर्ता। चेक का कैंसिलेशन आहर्ता के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो भारत का जो 1 रुपया का जो नोट है, उसका सिक्का, उससे कम मूल्य के समनुसंगी सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को ढालने का एक मात्र अधिकार भारत सरकार को है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास निम्न रुपये के
मूल्यों के नोटों पर जारी करने का अधिकार है। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? तो विनिमय प्रणाली वस्तुओं के आदान प्रदान की वह प्रणाली है जहां विनिमय के किसी माध्यम जैसा धन का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं को प्रत्यक्ष अन्य वस्तुओं द्वारा सेवाओं से बदला जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है देखिए चेक 14 प्रकार के होते हैं। चेक जो होते हैं दोस्तों होते हैं 14 प्रकार के, जैसे ऑर्डर चेक हो गया, बियरर चेक हो गया, ब्लैंक चेक हो गया, काउंटर चेक हो गया, स्लेट चेक हो गया, क्रस्ट चेक हो गया, म्यूटिलेटेड चेक हो गया, पोस्टेड चेक हो गया, ओपन चेक हो गया इत्यादि सब क्या है? चेक हैं। 14 प्रकार के चेक होते हैं। तो निम्नलिखित में क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? तो स्पीड जो है ना, स्पीड चेक, ये हमारा स्पीड चेक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आरबीआई का विस्तारित रूप है। आरबीआई का विस्तृत रूप है। तो आरबीआई का जो विस्तृत रूप है दोस्तों वो आरबीआई का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है। यह भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपयों का मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1914 के तहत जो है ना 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन प्रारंभ किया था। 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? तो ये 12 दिसंबर 2002 को आईसीआईसी बैंक जो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र बैंक है, यह मुंबई में भारत का पहला मोबाइल एटीएम को लॉन्च किया था। ठीक है, तो हमारा 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर देखते हैं। भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों देखिए, भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, 1955 जो 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया। ठीक है, ये दशमलव श्रृंखला को पेश की गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1957। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1957। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान घोषणा पद्धति की घोषणा की थी? तो ये थी निजी क्षेत्र की सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी आधारित नई भारतीय सेवा जो है ये टैप इन पे की शुरुआत की थी। तो ये भी हो जाएगा कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक। मोबाइल बैंकिंग भी आईसीआईसीआई शुरू किया और टैप इन पे आईसीआईसीआई बैंक ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 42 है। नीति आयोग में एनआईटीआई की नीति आयोग में एनआईटीआई से तात्पर्य है क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है, यह है 43 का। बैंक में जमा वह धन जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि पर
से पूर्व नहीं निकाला जा सकता है। समझ गए, उसे अवधि जमा के रूप में जाना जाता है। तो इससे क्या होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भी हम लोग जानते हैं, एफडी कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका सावधि जमा। क्या होता है दोस्तों? ये सावधि जमा होता है। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि 44 बोल रहा है कि एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। तो दूरी और दिशा का पता लगाता है, वो क्या करता है? रडार। क्या है दोस्तों? रडार। रडार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, समझ गए, जो ऑब्जेक्ट्स की रेंज और कोण या वेग को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, रडार। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की किसकी मापन की इकाई है? तो है दूरी की। किसकी है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्लायन वेग का दर क्या होता है? तो प्लायन वेग का जो दर होता है, भौतिक में प्लायन वेग एक वस्तु के एक लिए विशाल एक निकाय जो है बॉडी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बाहर आने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग 11,168 किलोमीटर से 6.951 मील से समझ गए। तो इसका ये होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का, वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतक में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है जो खतरे का संकेत के लिए प्राय लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका प्राथमिक कारण यह भी है कि लाल प्रकाश जो होता है ना, ये वायु अणुओं द्वारा कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए लाल प्रकाश वायु की गति के लिए न्यूनतम दुर्बल होता है। तो 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कम से कम परिकीर्णित होता है और आसानी से लंबी दूरी पर भी से सूचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है। तो संघनन प्रक्रिया से जो संदर्भित है दोस्तों, वो क्या संदर्भित है? तो संदर्भित है जलवाष्प का इसके द्रव्य रूप में परिवर्तित होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 तीव्र प्रज्वलनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इसमें होता है परंपरागत परमाणु रिएक्टर अपने ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करता है। हालांकि यूरेनियम 235 का जो निर्माण है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले 1% से कम यूरेनियम में होता है और अधिकांश यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 238 के रूप में भी पाया जाता है। इसका प्रयोग परंपरागत परमाणु रिएक्टर स्केल में नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो यूरेनियम जो है वो 235 के समान परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरता है। तो यूरेनियम 235 प्लूटोनियम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 51 है। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है? तो एक नाभिकीय संयंत्र में जो मंदक का काम होता है दोस्तों, होता है परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए परमाणु रिएक्टर की प्रयुक्त होने वाला एक प्रकाश है, पदार्थ है जो न्यूट्रॉनों की गति कम होने के परिणाम स्वरूप यूरेनियम 235 के साथ पारस्परिक क्रिया करके न्यूट्रॉन की संभावना को जिससे कम हो जाती है। तो 51 का जो राइट आंसर हो दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर है आपका 52 देखते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है फोटोवोल्टाइक सोलर सेल जो है इसकी घटना से मिलकर बनती है, जिसमें सिलिकॉन सेल सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जब सूर्य का प्रकाश सिलिकॉन सेल के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन को गति करने के योग्य बनाता है, जिससे विद्युत प्रवाह प्रारंभ होता है। इसे प्रकाश वोल्टिक प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। समझ गए? तो 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है? कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है? तो 53 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको, जैसे देखिए प्रोपेन जो है C3H8, प्रोपेन C3H8 या ब्यूटेन C4H10 द्रवित पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी है। समझ गए? तो यह इन दो कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन गैस का समान मिश्रण है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में जो है ईंधन के रूप में ताप उपकरणों खाना पकाने के लिए किया जाता है। 53 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम? इस कृमि का जो नाम है दोस्तों वो है फीता कृमि। क्या है दोस्तों? फीता कृमि। याद रखिएगा आप लोग, फीता कृमि। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो जो आमाशय एक मांसपेशिया का अंग है। क्या है? आमाशय जो है एक मांसपेशिया का अंग है, यह ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? कौन एक हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन, ऑप्शन डी हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लीजिए। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो प्रतिपादन का जो सिद्धांत जो किया था वो किया था डार्विन ने। किसने किया था दोस्तों? डार्विन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो एंजाइम पेप्सिन का जो कार्य होता है दोस्तों, यह कार्य होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यह क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? निम्नलिखित में कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो ओजोन छिद्र को बनने में जो सहायक है दोस्तों होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 नंबर। रतौंधी की बीमारी क्या है दोस्तों? रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी की जो बीमारी होती है दोस्तों वह होती है आपको किसके कारण होती है दोस्तों? तो वो होती है आपको विटामिन ए के कारण। रतौंधी जो है आँखों की एक बीमारी है और इस रोग में रोगी को रात में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है, लेकिन रात में वह नज़दीक की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाता है। तो रोगों की आँखों में जांच के दौरान पता चलता है कि आँखों में कॉर्निया का सूख सा गया है, कॉर्निया जो उसका सूख गया है। तो विटामिन क्या होता है इसमें? विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसमें रतौंधी होती है, विटामिन ए। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैथ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या जो 27, 35, 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार 6 का शेष
छोड़ती है। तो ये आप देख लीजिए कि 27, देखिए कि यहाँ पे 27 है, 35, 45 और 49 ये संख्या दिया गया है। इसको विभाजित करने पर हर बार कितना बच रहा है दोस्तों? तो 6 बच रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 27, 35, 45 और 49 का एलसीएम ले लीजिए। अगर इसका एलसीएम आप लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6615। कितना आ जाएगा? 6615। ठीक है, और हर बार कितना बोल रहा है कि शेष छोड़ता है? तो 6 जोड़ता है, तो इसमें प्लस आप 6 कर दीजिए, प्लस 6 कर दीजिए। तो ये आपका जो हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा? 6600। इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 21 हो गया, यानी 6621। तो 6621 देखिए कि किस में दिया हुआ है? तो 6621 दिया गया है ऑप्शन बी में। 6621 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सॉरी, सी है, सी है दोस्तों। छियासठ सौ इक्कीस इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, 27, 35, 45, 49 का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा उसमें से 6 आप ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु जो थी वो 54 वर्ष थी। एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों का औसत आयु 54 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? तो इसमें बच्चे, तो ये देखिए सोल्व करते हैं इसको। 5 वर्ष पहले एक परिवार का 10 सदस्यों की औसत आयु क्या थी? 55 वर्ष थी। तो आप लोग देखिए 10 सदस्यों का कुल आयु जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 54 गुने 10 कर दीजिएगा। 54 यानी 10 सदस्यों की औसत आयु बता रहा है, तो 54 गुने 10 कर दीजिए, 540 हो गया। ठीक है, तो 540 हो गया। अब उसके बाद आप देखिए ये जो 540 आ गया दोस्तों, तो 540 प्लस कितना का बोल रहा है? 5 वर्ष पहले का, तो 540 प्लस 5 कर दीजिए इंटू कितना का? 10 का है, तो यहाँ पे 10 कीजिए, प्लस एक्स कर दीजिए। एक्स मान लीजिए इसका, माना कि बच्चे की जो आयु है वो एक्स है, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 54। ये वाला 54 इंटू 11 कर दीजिए, यानी ये वाला जोड़ दीजिए इसमें, एक्स 10 एक्स 11 हो जाएगा वो। तो आप इसमें फिर देखिए ये आपका हो जाएगा 511, 54 इंटू 11 हो जाएगा आपको 590, 594, और इधर कितना था आपका? ये 540 था। ठीक है, तो ये 540 ले लीजिए, 54 इंटू 10 540 हो जाएगा। तो 540 हो गया, और ये देख लीजिए 45 से हो जाएगा 10 5 50, और 10 5 50 इसको कर दीजिए, 10 5 50 हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा 540। तो 540 और 50 590, तो 590 माइनस 594 हो जाएगा, यानी 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4, 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्यह्रास 20% है, उसका उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्ण कीमत की होगी। तो ये देखिए कि एक उपकरण पर जो लागू होने वाला जो मूल्यह्रास है जो 20% है, उसका उपकरण की 3 वर्ष बाद पूर्व कीमत की होगी। तो ये आप देख लीजिए कि इसका देखिए एक उपकरण पर लागू होने वाला जो मूल्यह्रास है वो 20% है, उसका उपकरण की 3 वर्ष बाद पूर्व कीमत क्या होगी। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें लेंदी हो जाएगा, तो ये हमें आपका आंसर बता देते हैं, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है, 51.2% है। क्वेश्चन नंबर 64 है।
क्वेश्चन नंबर 64 है कि यदि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो मुनाफे का प्रतिशत पता कीजिए। तो मुनाफे को प्रतिशत को पता करने के लिए देखिए कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य वो हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया हो जाएगा। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में 10 गो वस्तु है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। एक का अगर 1 रुपया है तो 10 का 10 रुपया हो गया। तो इनका विक्रय मूल्य क्या था, 12 रुपया था। जिसका जो विक्रय मूल्य जो था वो क्या था, वो 12 रुपया था। ठीक है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए देखिए कि आप इसमें 12 माइनस 10 कीजिए और बटा 10 कीजिए। ठीक है, तो और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा, इसको देख लीजिए, आप काट दीजिए इसको। एक जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और 12 में से 10 गया तो 2 हो गया, तो 10 दूनी की 20 हो गया, यानी कि 20% इधर हो गया आपका, 20% हो गया। तो 64 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 5% साधारण ब्याज पर सालाना 2500 ब्याज मिलने के लिए कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज बोल रहा है, तो हमको निकालना क्या है इसमें, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होगा, ब्याज गुने समय बटा दर होगा। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर देख लीजिए, ब्याज गुने 100 हो जाएगा बटा समय गुने दर। ठीक है, समय गुने दर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको बिठाइए, देखिए कि कितना है आपका, सॉरी 2500 है, तो 2500 इंटू 100 इंटू 1/5 बटा 1/5। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिए, 50 हो जाएगा, 50 यानी 5 आ गया, यानी 500 ले लीजिए और 500 में इतना से 1000 में गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ए और बी ये 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों का एक साथ उपयोग में लाया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। दोस्तों ये हर एक पेपर में, हर एक उसमें एक न एक नल सिस्टम्स का आता ही आता है क्वेश्चन, समझ गए। तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है। मान लीजिए कि आपका पाइप ए एवं पाइप बी द्वारा 1 मिनट में टंकी भरा गया। ठीक है, तो 1/20 लीजिए, 1/20, 1 का 1/20 प्लस 1 का 1/30। ठीक है, तो 1 का 1/30 हो गया। इसका अगर एलसीएम लिए तो कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। और इसमें देखिए 20×3 60 हो गया, 3 बार में, प्लस 3 दूनी की 6, यानी 30 दूनी के 60 यहाँ 2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, अब इसको आप काट दीजिए, 12×5 60 हो गया, 1/12 हो गया। ठीक है, तो अभी समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। दोनों को और खोल दिया जाए तो कितना मिनट में आ जाएगा, 12 मिनट में। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फर्स्ट 12 मिनट। 67 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सूत का शाब्दिक अर्थ है, तो सूत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बेटी। क्या होता है,
सूत का जो अर्थ होता है वो बेटा होता है और सूता का शाब्दिक अर्थ होती है बेटी। तो सूत का मतलब क्या होगा, बेटा होगा, यानी कि 67 का दो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो उसके लिए हो जाएगा आदर जो नहीं किया हो उसको होता है अनादर, आदर का अनादर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट 69 है selected the option that express the given sentence in active voice। active voice है sweets were being distributed among the staff on the occasion of दिवाली। तो 69 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको, देखिए इसमें क्या है कि ये जो वाक्य है जो पास्ट प्रोग्रेसिव जो है ना पास्ट प्रोग्रेसिव में है, तो इसमें होगा एक्टिव वॉइस में वाक्य का संरचना है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको दे वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमॉन्ग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो 70 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये देखिए कि ये बोल रहा है आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ही। प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एज ए रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए, ही पास्ट, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन नेतृत्व किया गया था। तो ये नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ था। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 72 कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो कैमूर का जो पठार है दोस्तों यह है गंगा नदी के दक्षिणी तट का छोटा नागपुर का पठार उत्तर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदानी मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और गंगा का मैदान। 72 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है दक्षिणी बिहार का मैदान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दक्षिणी बिहार का मैदान। क्वेश्चन नंबर 73 है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है। तो यह कौन सा जिला है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि यह है गोपालगंज। कौन सा है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दर से लिहाज सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला जिला अरवल, गोपालगंज और दरभंगा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है। तो इथेनॉल की जो पहली फैक्ट्री है दोस्तों या बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री आरा के गढ़हनी प्रखंड के देवड़ी गांव में खुल रही है। इसका जो निर्माण है कार्य 500 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2022 तक पूरा हो गया है। रोजगार के अवसर जरूर बनेंगे इसमें। तो 74 का जो राइट आंसर है दोस्तों आरा का भोजपुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक डिजिटल फोटोग्राफी का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो ये रेजोल्यूशन मापा जाता है पिक्सल में। किसमें, पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 76 है कि फाइल एक्सटेंशन
AVI संबंधित है, तो फाइल एक्सटेंशन AVI जो संबंधित है दोस्तों, यह है किससे? तो यह है आपका वीडियो से। फाइल एक्सटेंशन वीडियो ऑडियो इंटरलीव जो सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला एक फाइल फॉर्मेट है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑडियो और वीडियो में, समझ गए, ऑडियो और वीडियो दोनों में डाटा ट्रांसफ़र का, डाटा स्टोर का करने के लिए विकसित किया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा 3 वीडियो। क्वेश्चन नंबर 77 है, MS वर्ड्स में Ctrl+S जो है क्या है? तो MS वर्ड्स में Ctrl+8 जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सहित अधिकांश एप्लीकेशन में करंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कंट्रोल के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। 77 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स को समान नाम में सेव करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, अप्सरा साइरस और जेरलिना का नाम है। अप्सरा साइरस और जेरलिना का नाम है, तो क्या है? अप्सरा साइरस, देखिए साइरस एक जो है 40 मेगावाट थर्मल हैवी वाटर मॉडरेट लाइट वाटर शीतलक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन एक रिएक्टर है। और अप्सरा जो है, अप्सरा 1 मेगावाट थर्मल MWT के अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का एक रिएक्टर है, ठीक है। और जर्निला जो है वो एक शून्य प्रायोगिक जो है ना रिएक्टर था, जिसे स्वदेशी के रूप में अपनाया गया। तो 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परमाणु रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 79 है, इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इको फ्रेंडली रॉकेट जो अंगारा है ये विकसित किया गया था दोस्तों, ये विकसित किया गया था आपको अंगारा राउटर रूसी बूस्टर परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो रूस का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 80 है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न से नवाजा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में प्रणब मुखर्जी जो थे 24 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा था, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कालिदास जो है वो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगशाला और रूपकर क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो 81 का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी थी? तो मालगुडी डेज लिखी थी कौन? R.K. नारायण ने। कौन लिखे थे? R.K. नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित्र किया था? तो इसको चरित्र किया था दोस्तों राजा रवि वर्मा ने। किसने किया था? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी ही 2-3 दिन पहले ही मनाया है इसको, 2 दिन पहले ही मनाया है हम लोगों ने, क्योंकि हम ऑलरेडी हम CRPF में जॉब करते हैं दोस्तों, तो हमने 2 दिन पहले ही मनाया। तो ये देखिए कि जो वीरता दिवस या शौर्य दिवस जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 9 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हम आपको बता दें, हम इसमें है तो हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि पाकिस्तान की 21वीं जो ब्रिगेड जो थी वो 9 अप्रैल 1965 को अपने 3500 सैनिकों के साथ में रन कच्छ जो है अधिकार के लिए हमला किया था। उस समय वहाँ सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन की 4 कंपनियां तैनात थी। मात्र 6 जवानों को खोकर सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। समझ गए। इसी की स्मृति से शौर्य दिवस हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 29 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जो दोस्तों, वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक ही रहे हैं और इन्हें केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि 88 में है, निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है? तो जो सार्क का भाग नहीं है दोस्तों, वह है आपका म्यांमार। जैसे देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क से 8 देश हैं। समझ गए। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1985 को स्थापित हुआ था। तो इसमें म्यांमार जो है वो सार्क देश का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह है आपका भारत में है। कहाँ है? भारत में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, 90। टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये जो खेल संबंधित है दोस्तों, ये है बेसबॉल से। किससे है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 91 सॉरी दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों, वो हैं विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद जी जो हैं, जिनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, क्रॉस बार ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है? तो आप देख लीजिए कि 92 का ये जो ड्रॉप गोल, क्रॉस बार और लॉक फॉरवर्ड जो है रग्बी के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? रग्बी। तो 92 के ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 रग्बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड की शुरुआत हुई? तो भारत में पिन कोड की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो हुई पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1972 को। ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका बी राइट आंसर है 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाएं विविधता वाला देश है? तो यह है कौन सा दोस्तों? वह है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं, भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र
लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये जो शामिल हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपका बेलारूस। कौन हुआ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेलारूस। बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों बजाज ने। किसने किया है? ये 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों दुनिया के अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो की दुनिया में पहली सीएनजी मोबाइल मोटरसाइकिल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजाज। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है? तो ये मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कहाँ का मिला है? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूस। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। फ्रांस के सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर्स ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको रोशनी नादर को। किसको? रोशनी नादर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट है। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा यूएसएफए यूरो खिताब जीता? तो ये कौन है दोस्तों? स्पेन। किसने? स्पेन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, स्पेन। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए होंगे, समझाए होंगे। और दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को स्टडी IQ 4.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद।